सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज से मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो आइए बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है भाषा तथा व्याकरण, यानी कि बच्चों लैंग्वेज एंड ग्रामर। चलिए बच्चों, तो आइए अब हम मिलकर इसे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा होती क्या है। ठीक है, देखिए भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के मन के भाव या विचारों को समझता है। तो देखिए बच्चों, अगर हमें कोई बात कहनी होती है या फिर दूसरों की बातें कुछ समझनी होती है तो हम क्या करते हैं, हमारे मुख से कुछ ध्वनि उत्पन्न करते हैं ना। वो ध्वनि क्या है, वो ध्वनि ही कुछ हमारे विचार हैं, कुछ शब्द हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हम हमारे मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और इन्हें समझाते हैं, है ना। तभी तो आप समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे तो देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, गणतंत्र दिवस के मौके पर नेताजी मंच पर बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए फिर 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन हम भारतवासियों का संविधान संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। इस दिन भारत के सभी राज्यों में हमारा तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ठीक है बच्चों, ये तो हम जानते हैं। अब देखिए, गणतंत्र दिवस के मौके पर नेताजी ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए। अध्यापकों और छात्रों ने उसके विचारों को सुना। वहीं दूसरी ओर निशा ने पत्र लिखकर पिताजी को गणतंत्र दिवस के बारे में विस्तार से बताया। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए आगे। तो बच्चों, यहाँ नेताजी और निशा दोनों ने ही भाषा का प्रयोग किया। तो बच्चों आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए, पहले में हमने देखा था कि वो नेताजी जो है वो बोलकर मतलब अपने कुछ भाषण दे रहे हैं, कुछ विचार जो है वो सब लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं बोलकर, जबकि यहाँ पे देखिए जो निशा है, निशा क्या कर रही है, वो एक पत्र लिख रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें बच्चों, तो एक ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए और दूसरे ने लिखकर। ठीक है, भाषा अपने मन के विचारों और भाव को प्रकट करने का एक माध्यम है। इसके द्वारा ही हम अपनी बात कहते हैं तथा दूसरों की बातों को सुनकर समझते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो भाषा के दो प्रकार। आइए बच्चों, तो देखिए अब आपने जान लिया ना कि भाषा होती क्या है और क्यों जरूरी है। भाषा हमारे लिए इसीलिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि बिना भाषा के हम कुछ भी कह नहीं सकते और दूसरों की बातें समझ नहीं सकते या फिर अपने मन के भाव को दूसरों को समझा भी नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए भाषा अति आवश्यक है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, अब हम देखते हैं इसके प्रकार। तो भाषा के मुख्य दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से देखिए। एक है बच्चों मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज, और दूसरी बच्चों लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज। ठीक है, आइए अब देखते हैं एक एक करके इन दोनों भेदों को। देखिए तो बच्चों, पहला प्रकार है इसका मौखिक भाषा। ठीक है, देखिए जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात को समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। बच्चों समझ आ गया, हमें बोलना है, बोलकर दूसरों की बातों को समझाना है या फिर अपने विचारों को समझाना है। ठीक है, यह भाषा का मूल रूप है, जैसे कि रेडियो, टेलीफोन, कहानी सुनना, टेलीविजन आदि। तो बच्चों देख रहे हैं ना कि देखिए, जैसे कि आप जब टेलीविजन देखते हैं तो टेलीविजन में आप देखकर और उनके कहे गए शब्दों को आप सुनते हैं, तब जाके आप उनकी बातों को समझ पाते हैं ना। इसी प्रकार रेडियो में भी। अब देखिए दूसरा, ये बच्चों लिखित भाषा। देखिए जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरा व्यक्ति उन्हें पढ़कर समझता है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, लिखना व पढ़ना इसके अभिन्न अंग है। यह भाषा का स्थायी रूप है, जैसे पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक आदि। तो बच्चों आपने देखा कि जब भी हमारे मन के भावों को हमें लिखकर प्रकट करना होता है, ठीक है, जब हम कुछ लिखते हैं, बोलकर नहीं लिखते हैं, तो लिखकर जब सामने वाला उन्हें पढ़ता है तो वही है उसका क्या, लिखित भाषा। समझ आ गया बच्चों। इसके उदाहरण क्या क्या है, जैसे कि पत्र। बच्चों पत्र तो हम लिखते ही है ना, कभी प्रधानाचार्य को, तो कभी अपने मित्र को, कभी अपने भाई बड़े को, है ना। अब देखिए बच्चों समाचार पत्र। तो देखिए समाचार पत्र तो सभी के घरों में आता होगा, है ना। उसमें क्या लिखे होते हैं, उसमें कुछ जानकारियां होती हैं जिनको हम पढ़कर, ठीक है, पढ़कर उनके जो भी जानकारियां, पूरी दुनिया की जानकारियों को समझते हैं, तो वो भी क्या है, लिखित रूप है। ठीक है, चलिए आइए बच्चों अब हम देखते हैं बोली। ठीक है, देखिए अब बोली होती क्या है। किसी सीमित क्षेत्र में बोलचाल में प्रयोग की जाने वाली स्थानीय भाषा बोली कहलाती है। समझ आ गया बच्चों कि किसी मतलब हर एक प्रत्येक जो है क्षेत्र है, हर मतलब प्रत्येक गांव का, प्रत्येक क्षेत्र का एक अपनी बोली हो सकती है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसके क्षेत्र, इसका जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, जैसे कि देखिए बघेली, मगही, हरियाणवी, हिमाचली आदि। तो बच्चे देख रहे हैं कि हिमाचल में हिमाचली बोली जाती है,
हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। फिर ठीक है बच्चों, ऐसे देख रहे हैं ना, अवध में अवधी भी बोली जाती है। तो बच्चों ये है आपकी कुछ मुख्य बोली, ठीक है ना, जो कि प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए, बोडो, डोगरी, कोंकणी तथा मैथिली पहले बोलियां थी, अब इन्हें भाषा का रूप दे दिया गया है। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये भाषाएं हैं मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, असमिया, डोगरी, बोडो, बांग्ला, बंगाली। ठीक है, हिंदी, मैथिली, मलयालम, उर्दू, तेलुगु, गुजराती, कश्मीरी, कोंकणी, कन्नड़। तो बच्चों समझ आ गया, ये है हमारी मुख्य 22 भाषाएं जिसको हमारे संविधान ने मान्यता प्राप्त की है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं लिपि के बारे में। ठीक है, देखिए, तो किसी भाषा को लिखने के लिए बनाए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशेष लिपि होती है। तो बच्चों देखिए देखिए, हमें जब कुछ भी लिखना होता है तो हम लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं ना। बहुत सारे ऐसे चिन्ह जैसे कि वर्ण हो गए, उनकी मात्राएं हो गई है ना, ऐसे ही हमारे अंग्रेजी में हो गए है ना। तो बच्चों ये सारे जो हमारे चिन्ह हैं ये क्या है, यही तो लिपि है। ठीक है ना, तो हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपि हो सकती है। ठीक है, होती है। ठीक है, चलिए नीचे कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां दी गई हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये लिपियां आपको याद करनी है। ठीक है, देखिए जैसे कि पहले भाषा, अब देखिए भाषा जैसे कि हिंदी है तो हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। पंजाबी की कौन सी लिपि है, गुरुमुखी। मराठी की लिपि है देवनागरी। ठीक है, अंग्रेजी की है रोमन, उर्दू की है फारसी, गुजराती की है देवनागरी, संस्कृत की है देवनागरी। ठीक है ना, चलिए अब आइए बच्चों, अब हम करते हैं व्याकरण। ठीक है, तो चलिए देखिए, व्याकरण हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए भाषा को उचित रूप से बोलने और लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। ये नियम का एक सूत्र में बंधे हुए होते हैं। बच्चों समझ आ गया कि ये क्या है, ये सारे नियम है जिनके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से, ठीक है, एकदम शुद्ध रूप से बोलते हैं, लिखते हैं और समझना सीख पाते हैं। ठीक है, चलिए यह सूत्र व्याकरण कहलाता है। तो बच्चों समझ आ गया कि अगर आपको भाषा को शुद्ध रूप से बोलना है, समझना है, लिखना है तो आपको व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है ना, भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो बच्चों समझ आ गया आपके व्याकरण क्या होती है। देखिए व्याकरण हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि बिना व्याकरण के आप हमेशा चाहे बोलेंगे, लिखेंगे, समझेंगे तो हमेशा गलत ही करेंगे, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसीलिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि टीटी ट्रेन को हरा झंडा दिखा रही है। दिखा रही है, वो तो वहां पे पुरुष है ना, तो फिर यहाँ पे दिखा रही है, ये क्यों आया, गलत है ना ये। चलिए आगे देखिए, दादी जी कहानी सुना रहा है, ये तो स्त्रीलिंग है, तो फिर यहाँ पे कहानी सुना रहा है कैसे आया, गलत है ना ये भी। तो बच्चों क्योंकि ये गलत है, ठीक है, क्योंकि हमें व्याकरण का सही इसमें ज्ञान नहीं है। अब देखिए बच्चों आगे, ऊपर दिए गए दोनों वाक्य लिंग की दृष्टि से गलत है। पहले वाक्य में टीटी पुल्लिंग है व दूसरे वाक्य में दादी जी स्त्रीलिंग है। समझ आ गया बच्चों, इसलिए शुद्ध वाक्य इस प्रकार होंगे। तो देखिए बच्चों अब क्या होगा, टीटी ट्रेन को हरा झंडा दिखा रहा है, ठीक है, दादी जी कहानी सुना रही हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ यहाँ से आपने भाषा के बारे में, व्याकरण के बारे में बहुत अच्छी चीजें जानी होंगी, और अब मैं आशा करती हूँ कि अब आप भाषा को बिल्कुल शुद्ध रूप से प्रयोग करेंगे। ठीक है, और सीखेंगे भी। ठीक है ना, आइए अब हम एक बार दोहरा लेते हैं जो भी हमने इस पाठ से सीखा है। ठीक है, देखिए भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के मन के भाव या विचारों को समझता है। ठीक है, देखिए अब भाषा के दो प्रकार हैं, कौन से, मौखिक भाषा व लिखित भाषा। ठीक है, अगला, किसी सीमित क्षेत्र में बोलचाल में प्रयोग की जाने वाली स्थानीय भाषा बोली कहलाती है। ठीक है, अगला, किसी भाषा को लिखने के लिए बनाए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। ठीक है, अगला, प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशेष लिपि होती है। ठीक है, भाषा के शुद्ध रूप को, ठीक है, भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ठीक है ना बच्चों, चलिए तो देखिए ये सारी चीजें हैं जो हमने इस अध्याय में पूरे कर लिए हैं, अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब इसके अंतिम में आपको अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, तो बच्चों सभी जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं अभ्यास में आप सभी बच्चे उन्हें पूर्ण करेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।